नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है, वैसे अमूमन हमारा ये शो मंगलवार को होता है, लेकिन अब सर यात्रा में थे तो ये हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आप तो यात्रा में हैं सर, लेकिन मैं यहीं पे हूँ। और आप चूंकि बहुत सीनियर हैं और हम लोग आपके विद्यार्थी जैसे हैं, लेकिन जब से मैंने राजनीति को देखना, सुनना, समझना शुरू किया और पिछले खास करके 12 सालों में जब से ये गवर्नमेंट आई, तो हमने चीज़ों को एक नए ढंग से देखना शुरू किया। क्योंकि ये सरकार या जो नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस का तरीका था वो सामान्य पहले की सरकारों जैसा नहीं था। कुछ नियम बदले गए, कुछ इन्होंने इस ढंग से शासन चलाया। और एक जो सबसे बड़ी बात सर मुझे समझ में आती है कि जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात में आए थे तो इन्होंने कभी भी दो चीज़ों का सामना नहीं किया था। एक, कभी ये विपक्ष में नहीं रहे तो इन्होंने कभी सत्ता का सामना नहीं किया, ये जब से रहे तो सत्ता में ही रहे। दूसरा सर, इन्होंने कभी भी रेजिस्टेंस फेस नहीं किया जब भी सत्ता में रहे, तो चाहे वो अपनी दमनकारी नीतियों की वजह से या गुजरात में आते ही एक इतना बड़ा दंगा करा दिया कि 12 सालों में किसी के सर उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और यहाँ भी पिछले 12 सालों में कोई एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ा कि कोई बड़ी परेशानी आई हो। छोटे मोटे परेशानी आती रही है तो मीडिया के जरिए, हेडलाइन के जरिए उनको मैनेज कर लिया गया, या ईडी सीबीआई भेज करके डरा धमका करके मैनेज कर लिया गया। सारा फोकस ये था कि इलेक्शन कैसे भी करके जीतो। ये सर क्या हुआ, पिछले डेढ़ महीने में दो सर बड़ी समस्याएं आई हैं। एक वो है राम मंदिर का चंदा चोरी, दूसरा सर ये जो सीजेपी का और जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ है। भाजपा इनडिफेंसिबल थी, न उनके पास कोई लॉजिक था इस राम मंदिर के चंदा चढ़ावा चोरी पे कोई बात कहने के लिए, न ही नीट पेपर लीक या बाकी जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हैं उस पर कोई डिफेंस नहीं है सरकार के पास। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार बैकफुट पे आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। अब सर क्या हुआ कि अब जो बची हुई लड़ाई है वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन लड़ाइयों में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छात्रों पे गोलियां चलाई गई, पैलेट गन चलाए गए, सरकार उसमें बहुत सारी बातें कहती है कि नहीं चली, फिर कभी चली कभी कुछ। और सर जिस तरीके से कल उन्होंने पार्लियामेंट में और फिर शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह को सीधे सीधे टारगेट किया है कि अमित शाह मस्ट गो, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर उनको पता था कि वो पैलेट गन चल रही है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, नहीं पता था तो वो इनकॉम्पिटेंट है। इस सर पूरी घटना पे जो सरकार इस समय जिस हालत में है उस पर सर मैं आप किस ढंग से देख रहे हैं इस सरकार की जो करंट स्थिति है? देखिए, राहुल गांधी जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था उसके दूसरे चरण की खोज कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका दूसरा चरण शुरू हो जाए। वो आंदोलन तो राहुल गांधी ने शुरू नहीं किया था। राहुल गांधी उसी मुद्दे पर दूसरे तरीके से अपनी गतिविधियां चला रहे थे, जिसके बारे में आपने टिप्पणी की थी कि आयुर्वेदिक इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपकी टिप्पणी बहुत पसंद आई। मैंने आपकी इस टिप्पणी का एक मित्र पत्रकार की टिप्पणी के तौर पर कई जगह इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी की एक आलोचना ये है, इस समस्या का होना चाहिए एलोपैथिक इलाज और वो आयुर्वेदिक इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 5-6 जगह मैंने इस बात को कहा। अच्छी टिप्पणी की आपकी। तो वो अब राहुल गांधी वो आंदोलन तो उन्होंने, राहुल गांधी ने चलाया ही नहीं। मतलब वो तो आयुर्वेदिक काम कर रहे थे, लेकिन एलोपैथिक काम कांग्रेस जनता पार्टी ने किया। अच्छा, मेरी इसमें यह भी राय थी कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रिकबाजी भी, बीजेपी की हथकंडेबाजी, तिकड़मबाजी भी थी उसमें। लेकिन जो वास्तविक पीड़ित थे, जिनको आप आजकल के मुहावरे में जेनजी बोलते हैं, मतलब हम लोग हैं, तो जेनजी वाले, अब सब लोग नीट पर्चे से प्रभावित होना थे, इतने लोग जमा हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग रोजगार थे, शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित थे, सब लोग थे ही तरह तरह के पीड़ित। तो वहां पे वो लोग जब उस आंदोलन में उत्साह के साथ शामिल हो गए, तो जैसा कहते हैं कि पर्चा मोदी ने सेट करने की कोशिश की, लेकिन सवाल जैन जी ने आकर बदल दिए और फिर उसमें किसी की तिकड़म वगैरह नहीं रह गई, जनता का दबाव ही हो गया। राहुल गांधी ने बुद्धिमानी ये की कि उन्होंने, चूंकि वो एक बड़ी ताकतवर पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के, इसके पास 100 सांसद हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, संवैधानिक पद भी उनके पास है, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व तो हड़पने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल वो उससे उन्होंने हाथ भर की दूरी बनाई, पूरा समर्थन दिया, साथ साथ में करते रहे, उन्हीं के पीड़ितों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सवाल करते रहे। और इस वक्त इसी आंदोलन में जो बर्बर अत्याचार किया पुलिस ने, जो वास्तव में बहुत ही, उसकी मैं कई वीडियो देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है देख के कि आखिरकार ये पुलिस वाले भी जो पीट रहे हैं बच्चे को, कोहनियां मार रहे हैं उनके, इसकी पसलियां तोड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बड़ा मनोयोग पूर्वक पसलियां तोड़ रहे हैं, जैसे कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इसका उन्हें आदेश दिया हो। और एक वीडियो है इसमें
दो पुलिस वाले एक लड़के बच्चे को पकड़े हुए हैं, एक उसको उसकी पसलियों पर मार रहा है और कह रहा है भागन न दूंगा, मारता जा रहा है, लगातार मारता जा रहा है। वो दिल हिला, मुझे इतना बुरा लगा, इसकी कोई सीमा नहीं। तो राहुल गांधी ने यह प्रश्न उठाया और राहुल गांधी को इस बात का भी एहसास है कि इन्होंने जो आश्वासन देकर इस आंदोलन को खत्म करवाया है वो आश्वासन पूरे नहीं होंगे। और ये बात अभिजीत दीपके और उनके साथियों को समझ में आने लगी है, उनके प्रवक्ता, इसलिए वो इस बात कहने भी लगे भाई हमें जो आश्वासन दिए थे पूरे करो। अभी तक तो जो लोग मरे हैं उनको कंपेंसेशन के लिए जो 1-1 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था उसकी घोषणा भी नहीं हुई है। कुछ नहीं किया है सरकार ने, आंदोलन खत्म करवा लिया उन्होंने, इसके बाद में वो आराम से बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। वो अपना उनका एजेंडा है उसको वो चला रहे हैं। और अब तो ये लोग सरकार से मिलना चाहें तो सरकार उन्हें मिलने के टाइम ही नहीं देगी। उस वक्त तो सब लोग टाइम देने के लिए तैयार थे क्योंकि यहाँ पे दबाव बन रहा था। तो राहुल गांधी को ये भी पता है कि इस आंदोलन की वजह से सारे देश में युवाओं में बड़ा ही जनाक्रोश है और उन्हें अपनी जीत हासिल करना की एक विधि मिल गई है। इसके जरिए जगह जगह छोटे मोटे मुद्दों पर इस तरह के फिर से आंदोलन हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये तिकड़म भी सोच ली है कि अगर इंस्टाग्राम के जरिए किसी और से आरक्षण विरोधी सोच रहे हैं कि हम भी एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। देखिए भाजपा की दिक्कत यह है कि मान लो आरक्षण विरोधियों ने कोई आंदोलन खड़ा कर दिया तो उसमें तो भाजपा का ही समर्थन आधार सबसे ज्यादा भाग लेगा, वही जो यूजीसी नियमावली पे मोदी जी को गंदी गंदी गालियां देता है। तो नीट पेपर लीक पर वामपंथी रुझान वाले लोगों ने मोदी को गालियां दी, यूजीसी मुद्दे के ऊपर मोदी को दक्षिणपंथी रुझान वालों ने गालियां दी थी। ये दोनों चीजें राहुल गांधी को दिख गई हैं। इसका मतलब यह है कि पाले के दोनों तरफ बहुत नाराजगी है, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन पॉलिटिक्स तो एक टेक्नोलॉजी का नाम भी है ना। सवाल यह है कि इस आंदोलन को आप कैसे चलाएंगे। उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोटिव, बहुत ही शक्तिशाली, एक प्रभावशाली और जज्बाती मुद्दा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, एक जज्बाती मांग थी जो है। अब आपको एक दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसको आप केंद्र में रखकर चलाएं इसको, और वो व्यक्ति सामने एकमात्र नजर आता है, उसका नाम है अमित शाह। और राहुल गांधी ने अपने लोकसभा में और लोकसभा के बाहर जो कहा उसमें उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात कही इसकी तरफ लोगों का ध्यान कम गया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा अमित शाह को कि वो दिल्ली पुलिस से बात कर रहे थे। अच्छा, जाहिर है अगर वो अपने चैम्बर में बैठ के बात कर रहे होंगे तो राहुल गांधी नहीं देख पाए होंगे। चैम्बर के बाहर बात कर रहे थे, सेल फोन से बात कर रहे होंगे, वहां तो लैंडलाइन आ नहीं सकती है। तो राहुल गांधी ने कहा उनको एक एक पल की ब्रीफिंग दी जा रही थी। यहाँ जो कुछ हो रहा था वो उनके कंट्रोल में था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी लाठियां पड़ रही थी वो सब लाठियों का हिसाब भी अमित शाह के पास था। पैलेट गन चल रही थी, उसका हिसाब भी अमित शाह के पास था। कील लगे डंडों से शॉक बेटन का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो भी अमित शाह के खाते से किया जा रहा था। सब कुछ अमित शाह के जरिए, अमित शाह के आदेश पर, अमित शाह के नियंत्रण में, अमित शाह की योजना के मुताबिक किया जा रहा था। और ये सब करने के बाद में वो बंदा अपने संसद तक में नहीं आया। उसकी ठगी से सब कुछ आप करते रहिए बहस, वो आएगा ही नहीं। तो ये इसलिए राहुल गांधी को लग रहा है कि अगर अमित शाह को केंद्र बना के हमला किया जाए और इस चीज पर फिर से एक बार एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान की तो कुर्बानी हो सकती थी, अमित शाह की उस तरह से कुर्बानी नहीं हो सकती। अमित शाह की कुर्बानी होगी तो सरकार की कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी जानते हैं अगर इसको किसी तरीके से आंदोलन में बदल दिया गया, और चूंकि ये कांग्रेस जनता पार्टी की मांगे पूरी करेंगे नहीं, मांगे क्या मतलब जो आश्वासन दिए थे भरेंगे नहीं, तो वो लोग फिर सोच रहे हैं कि दोबारा जंतर मंतर पे आए। उन्हें आना भी चाहिए, मैं तो मानता हूं उन्हें आना चाहिए। कम से कम उनकी अगर ये मांगे पूरी कर दी जाती उनकी, यानी आश्वासन पूरे कर दिए जाते, तो फिर जब आते तो कहा जाता कि आपकी तो सारी बातें पूरी कर दी गई, अब आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उनके लिए आएंगे और फिर किसी तरीके से अगर अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर ये आंदोलन फिर से खड़ा हो जाए, तो आप समझ लीजिए वो मोदी जी के लिए 2029 100 साल दूर हो जाएगा। जी सर, मुझे एक छोटी बात और समझनी है इसी पे। जैसे सर मैंने कहा तो था कि आयुर्वेदिक इलाज एक चला रहे हैं राहुल गांधी, जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम चला रहे हैं,
लेकिन एक बात सर ये भी सच है कि ये जो आंदोलन था सीजेपी का, ये कुछ भी कोई कहे, मानने को कुछ भी मान सकते हैं कि भाजपा की तिकड़म थी या कुछ भी, लेकिन जो हमने देखा कि वो एक स्पूफ एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शुरू हुआ सीजेआई की टिप्पणी के बाद। लेकिन सर ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जो एक दिन में खड़ा हो गया। आप देखें तो ये जितने भी वहां पे, मैं तो सर गया 2 दिन रहा वहां पे जंतर मंतर, जितने भी मीम्स, जितने भी वहां पे चीजें, पोस्टर्स और प्लकार्ड्स दिख रहे थे, वो सारे वही पॉइंट्स थे जो नरेंद्र मोदी के ऊपर कंटेंट बना करके पिछले 4-5-6 सालों से कांग्रेस पार्टी या उनकी सोशल मीडिया टीम चला रही है। तो ये एक बहुत दिनों का प्रयास था कि नरेंद्र मोदी की इमेज को डैमेज किया जाए, उनका सच बताया जाए, वो किस ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं उसको बताया जाए। वो सारा कंटेंट वहां पे इकट्ठा था। तो एक बात ठीक है कि जनजी आंदोलन था और राहुल गांधी ने एक हाथ की दूरी बना के रखी, लेकिन सच बात यह है कि वो कंटेंट वहां पे वही था। लेकिन अब सर क्या है कि जैसे आपने कहा कि दोबारा उनको जाना भी चाहिए, और वो बार बार धमकी भी दे रहे हैं सीजेपी वाले कि हम दोबारा इकट्ठा हो जाएंगे। तो क्या अब राहुल गांधी अब वो लीड ले पाएंगे कि नहीं? मैंने ये बात शुरू की थी कि अमित शाह को जाना होगा और अब सीजेपी इसके लिए आकर के आंदोलन करे और उसका फेस राहुल गांधी बनेंगे, भाई ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राहुल गांधी के लिए, मुझे अभी भी लगता है कि राहुल गांधी के लिए ज्यादा सुविधाजनक और लाभकारी यही होगा कि ये सिविल सोसाइटी का आंदोलन यही बना रहे। अगर ठीक है राहुल गांधी ने कह दिया अमित शाह इस्तीफा दो, तो इस मांग को इन लोगों को मानने में कोई हर्ज नहीं होगा, बशर्ते ये कहीं ना कहीं, अगर ये कहीं बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है तो इस मांग को मानने में किसी को क्या हर्ज हो सकता है? भाई जिस व्यक्ति की वजह से इतनी बर्बर हिंसा की गई, आंदोलनकारियों के खिलाफ लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई और अनावश्यक रूप से बर्बर हिंसा की गई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उस व्यक्ति की इस्तीफा मांगना चाहिए। या फिर अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है कि इस मांग को कैसे वो डायल्यूट करेंगे। वो कहेंगे भैया मैं माफी मांगता हूं, हमसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, कुछ और करेंगे, लेकिन उससे सरकार की इमेज फिर उससे गिरेगी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ेगी, सरकार की कमजोरी, सरकार की दुर्बलताएं निकलकर सामने आएंगी और लगेगा कि सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, कोई नैरेटिव चलाना उसके बस की बाहर की बात है। और राहुल गांधी की ये चतुराई या कुशलता जो मैं कहूंगा, इस चीज को बीजेपी समझ भी रही है। इसीलिए निशिकांत दुबे ने एक वक्तव्य और दिया, इसकी चर्चा नहीं हुई। वो वक्तव्य यह है कि हम राहुल गांधी को एलओपी के पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोई वो ऐसी तिकड़म करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके एलओपी पद से उनको हटा दिया जाए। क्योंकि ये आदमी जो है ना, जब तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहेगा, ये कई तरह से नुकसान पहुंचाएगा। अब संसद में उन्होंने कल जो भाषण दिया, उस भाषण का शुरुआती हिस्सा आप देखिए। शुरुआती हिस्से में वो साफ कह रहे थे कि कौन इडियट है और कौन अंधभक्त है। और स्टूडेंट की हैसियत कैसे इडियट और अंधभक्तों से बहुत बड़ी और बेहतर है। किसी का नाम नहीं ले रहे थे, किसी तरह इशारा नहीं कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों को बहुत भड़कना पड़ रहा था इससे। यहां तक कि ओम बिरला साहब को, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा था इस बात पर राहुल गांधी को रोके कैसे। वो बीजेपी वालों से कह रहे थे कि आप बैठ जाओ, क्यों? तो राहुल गांधी बोले हम तो भाई आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो एक छात्रा से बात हुई है, उससे हमारे को जो इंप्रेशन पड़ा वो हम कह रहे हैं कि वो जिज्ञासु है, लेकिन जो इडियट है वो समझता है कि सारी बुद्धि का स्रोत वही है अकेला, सारी बुद्धि उसी से की गंगोत्री उसी के अंदर निहित है, और मूर्ख उसको भगवान मानता है, अंधभक्त उसको भगवान मानता है। तो ये चीज जो थी वो बीजेपी वालों को बहुत बुरी लग रही थी। उनके नेताओं पर हमला हो रहा था, खुद उनको मूर्ख बताया जा रहा था, अंधभक्त बताया जा रहा था, और छात्र को खड़ा कर दिया गया था उसके मुकाबले कि ये है छात्र खड़ा हुआ, इसका जो बिगाड़, छात्र जैसे कहते नहीं अंग्रेजी में, फिगर ऑफ स्टूडेंट, छात्र की हस्ती जो है ना, राहुल गांधी ने अपने भाषण में बना के उनके सामने खड़ी कर दी। आपको जो करते बने तो कर लो अब इसको, छात्र का, छात्र आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो उनकी कुशलता थी। अब कुछ टिप्पणीकारों को लगता है कि भाई प्रियंका गांधी ने बड़ा स्ट्रक्चर्ड और अच्छा भाषण दिया। मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं प्रियंका गांधी की हिंदी राहुल गांधी से अच्छी है, और वो एक मोनोटोनस किस्म की आवाज, एक रस आवाज में, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं, आरोह अवरोह नहीं होता है, बोलती हैं। कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में उनका वो भाषण अच्छा भी लगता है, लेकिन लोगों को आंदोलित करने और उनके हृदयों को छू लेने का जो की क्षमता है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर, दूसरी पार्टियों में दूसरे नेता है, ऐसी बात नहीं है, वो केवल राहुल गांधी के पास है।
कांग्रेस पार्टी में वोट एक ही आदमी खींच सकता है, वो है राहुल गांधी। प्रियंका गांधी से मोदी की लोकप्रियता की तुलना कोई नहीं करता और ना करेगा, मतलब ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही। राहुल गांधी ही उनको मोदी के साथ में तुलना करते हैं, जबकि मोदी की छवि बनाने में राहुल गांधी ने खुद भी कहा है कि अरबों रुपए खर्च करके गुब्बारा बना रखा है आप लोगों ने। जो आप बात कह रहे हैं, आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, कि कांग्रेस ने ही पिछले 5-6 साल में जो आलोचनात्मक माल जमा किया था, डिजिटल, ऐसे कहते हैं डिजिटल सामग्री जमा की थी मोदी की आलोचना करने के लिए, वही डिजिटल सामग्री यहां प्रोसेस हो रही थी इस आंदोलन में, लोगों के दिमागों में और छात्रों के उसमें जो है, छात्रों ने उसमें और अच्छे तड़के लगाए थे, बढ़िया छौंक मारे थे छात्रों ने उसमें। लेकिन हो वही रहते। बात सही है, इसके पीछे कांग्रेस जो काकरोच जनता पार्टी है, इसके पीछे दरअसल प्रयास कांग्रेस का ही है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मेरे दिमाग में भी बात नहीं आई थी, मैं बधाई देता हूं आपको इसके लिए। तो ये अब देखिए, ये राहुल गांधी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं इस, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर उन्हें संभावना लगती है कि ये हो जाएगा। अगर हो गया तो अब तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। अब सर एक स्थिति और है कि जैसा मुझे पता चला है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसमें बहुत ही डेस्परेट हैं कि कैसे भी करके जो डिलिमिटेशन का बिल है, परिसीमन का बिल है, ये कैसे भी आना ही चाहिए, क्योंकि अभी उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि वो अभी जनगणना की रिपोर्ट आनी है 2027 में, डिलिमिटेशन कमीशन बनना है, फिर कोर्ट कचहरी भी कुछ न कुछ होगा ही, 850 कॉन्स्टिट्यूंसी करनी है, तो चुनाव आयोग को भी समय चाहिए तैयारियों के लिए। तो उनको डेस्परेशन है कि अब समय नहीं बचा, इसको इसी मानसून सत्र में ला करके कैसे भी पास कराना है। स्थिति सर पलट गई इस आंदोलन की वजह से। वो मुझे सर जो दिख रहा है कि जो सरकार का फोर्टिफिकेशन था उसमें थोड़ा डेंट लग गया, वो जो रेत है वो मुट्ठी से फिसल रही है। अब एक ऑलरेडी एक उनको शहीद करना पड़ा है, अब अगला टारगेट अमित शाह हैं। आपको लगता है सर कि ऐसे में डिलिमिटेशन का बिल पास करा पाएगी सरकार? नंबर्स में भी अभी झोल है उनको, क्योंकि 360 पहुंचना है, डीएमके और एनसीपी का डावाडोल है अभी, कुछ लोग कह रहे हैं जाएंगे एनडीए के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाएंगे। इसमें आपको लगता है सर कि अगर डिलिमिटेशन बिल फिर से गिरता है पिछली बार की तरह, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा नरेंद्र मोदी का? देखिए, वो उसको पेश ही तब करेंगे जबकि उनके पास गारंटी होगी कि वो 2/3 बहुमत की जुगाड़ कर लें, वरना तो पेश नहीं करेंगे वो। पिछली बार उन्होंने सोचा था, पिछली बार भी उन्होंने सोचा था कि शायद हो जाएगा, लेकिन शायद शब्द इस बार निकाल देंगे। जब 100% 100% गारंटी हो जाएगी तभी उसको पेश करेंगे। दूसरे, अब तमाम पार्टियां, डीएमके भी तो देख रही है कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है। डीएमके को जंतर मंतर पर नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? डीएमके समर्थक शक्तियों ने इस आंदोलन के समर्थन में चेन्नई के अंदर मार्च नहीं निकाले क्या? हैदराबाद में और दूसरी जगहों पर चंद्रबाबू नायडू की, वो तो आंध्र प्रदेश में, क्या वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने छात्रों और युवाओं की नाराजगी का एहसास नहीं किया है? ये तो सब लोगों को दिख रहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट में है, वो अपने दुर्बल क्षणों में है। और मोदी जी इतने कुशल माने जाते हैं, लेकिन वो कैसी कैसी गड़बड़ियां करते हैं 2024, कैसी गड़बड़ियां करते हैं, मूर्खता की हद तक गड़बड़ियां करते हैं, फूबड़ किस्म की बातें करते हैं, तर्कहीन किस्म की बातें करते हैं। ये उनकी 2024 में जो लोकसभा की कैंपेन थी उनकी, इसमें वो कहते थे कि आपका भैंस खोल ले जाएगी, आपकी मंगलसूत्र खोल लिया जाएगा, आपके घर का एक कमरा मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस प्रकार की जो मूर्खतापूर्ण बातें करते थे, इसका कोई असर नहीं हुआ, नुकसान ही होता रहा। ये भी सब लोग देख चुके हैं। तो जैसे ही इनके हाथ से बागडोर निकलती है राजनीतिक परिस्थिति की, वैसे ही उल जलूल किस्म की बातें करने लगते हैं। बहुत, इसका मतलब है कि बहुत बुद्धि की और बहुत चतुराई की कमी भी काफी है। तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि सभी शक्तियां जो बीजेपी के साथ हों या विरोध में हों, वो सब ध्यान से देख रही हैं। बीजेपी के अंदर के लोग भी मुझे लगता है इस मामले को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आप देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जो बहुत ही बड़बोले किस्म के, और मैं उनको सांप्रदायिकता का यमदूत बोलता हूं, वो सांप्रदायिकता के यमदूत हैं, उस सांप्रदाय का यमदूत भी नहीं बोला इस बारे में कुछ भी। आपको ध्यान आया उन्होंने कोई बयान दिया हो इतनी बड़ी घटना पर? योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ भी नहीं बोले और दूध ज्यादा पी रहे हैं खुशी के मारे, कि इन लोगों को संकट में डाल दिया गया है। प्रसन्न है कि ये सब भाजपा का तथाकथित आला कमान जो है ना, मुश्किल में फंस गया है। बीजेपी के
मेरे ख्याल से बीजेपी की आला कमान ने कहा होगा कि कोई उल्टा सीधा बयान मत देना वरना परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी। हो सकता चुप कराया गया उन लोगों को, क्योंकि आप देखिए इतने बड़े आंदोलन में आरएसएस के कुछ मूर्ख टाइप के लोगों, अच्छा चूंकि ये लोग इस तरह की बातें नहीं बोल रहे थे, इसलिए मैंने सुना यह है कि एआई के जरिए आंदोलनकारियों की तरफ से कुछ ऐसे वक्तव्य तैयार किए गए। एक पीयूष गोयल का मैंने वक्तव्य देखा था, पीयूष गोयल कह रहे हैं उसके अंदर कि मैं मोदी जी को परामर्श दूंगा कि जैसा उन्होंने गुजरात में किया था वैसा 2-3 काकरोचों को उल्टा लटका दें, सारे सब बात ठीक हो जाएगी। मैंने उसको उद्धृत भी कर दिया, लेकिन बाद में मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया कि ये तो एआई का वक्तव्य लग रहा है, ये पीयूष गोयल का वक्तव्य है नहीं, क्योंकि पीयूष गोयल के इस वक्तव्य को स्वयं आंदोलनकारी नहीं दोहरा रहे थे, हमारे ऐसे लोग दोहरा रहे थे जिन्हें उन्होंने अनजाने में इस वक्तव्य को सही मान लिया था। तो चूंकि मोदी के तमाम साथी आदेशित किए गए थे कि वे चुप रहें, वो बोल देंगे तो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी, इस मामले को किसी नहीं सर, निकल जाने दो। हाँ सर मैं आपको बता दूं सर कि कोई बोले या ना बोले, कोई भी आदेशित हो सकता है, लेकिन मेरी फेवरेट कंगना दीदी ने बोला है सर। हाँ, उन्होंने कहा है सर कि ये गटर छाप जनरेशन है, जो कि तमाम तरह तरह की बातें उन्होंने की है। मेरा सर अगला सवाल वही था कि भाजपा क्या करती है कि वो सारे जितने भी गंदे काम है, गाली भाषा से लेकर संस्कार से लेकर के, वो सारे हरकतें करती है। वो मोटा कलावा लंबा टीका लगा करके वो गाली बक रहे होंगे, सड़क पर लोगों को मार रहे होंगे, पार्लियामेंट में किसी को आतंकवादी कटुए भड़ुए बोल रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर की तो खैर बात ही क्या है, उन्होंने जो नहीं कहा है, वो सारे गंदे काम करते हैं, भ्रष्टाचार व्यभिचार सब करते हैं, लेकिन टीका और कलावा के साथ करते हैं। लेकिन दूसरा अगर कोई, अब जैसे जेनजी के साथ भाषा पे इस समय एक बड़ी बहस चल रही है, लोगों का कहना है कि जो ये लड़कियां गालियां बक रही हैं उनको कुछ नई गालियां इजाद करनी चाहिए, क्योंकि वो गालियां मर्दों ने शुरू की थी, तो वो एक महिलाओं के लिए, तो उनको मर्दों के प्रति गालियां शुरू करनी चाहिए। इस टाइप की बहस चल रही है। कंगना दीदी अब इस पर ज्ञान दे रहे हैं कि ये बहुत ही गैर संस्कारी ये जो है जनरेशन है, और ये बहुत ही बुरी जनरेशन है। आपको नहीं लगता कि एक सर्टेन क्लास को वो अपने आप ही ढकेल करके अपना दुश्मन बना ले रहे हैं कि जेनजी हमारे दुश्मन होते जा रहे हैं? अब आप मोदी जी कुछ भी रील बनाते रहे, लेकिन ये लग रहा है कि भाजपा है क्या कि जब श्रीलंका और नेपाल में जेनजी ने सत्ताएं पलट दी, हिंसा भी की, उत्पात भी किया और बहुत अराजकता फैलाई और सत्ता पलट दी, तो उस वक्त मेरे जैसे व्यक्ति से या आप जैसे व्यक्ति से पूछा, हम लोग तो नहीं चाहते कि भारत में इस तरह का हो। इस तरह का जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ, अगर भारत में वही नजारे सड़कों पर निकल होने लगे तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा लोकतंत्र का, कुछ नहीं होगा। भारत अलग तरह का देश है, बहुत बड़ा है, इसकी समस्याएं भी बहुत विकट हैं, तो और कोई भारत का राजनीतिक दल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो मैंने उस वक्त काफी दिमाग खपाया था, तो मैंने एक दो बातें सोची थी कि भाई ये पीढ़ी जो है, जो श्रीलंका और नेपाल में सड़क पर उत्पात करते हुए और मंत्रियों को उठा के पटकते हुए, लातें मारते हुए, और सत्ता की जो सीट होती है यानी राजभवन जो होता है उस पर हमला करते हुए देखी गई, ये पीढ़ी भारत में कहां है? तो मेरा मानना यह था कि भारत में जितने भी पॉलिटिसाइज्ड राजनीतिकृत यूथ हैं और छात्र हैं, किसान हैं, ये सब राजनीतिक दलों द्वारा गोलबंद किए जा चुके हैं। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने हिस्से की गोलबंदी करके ज्यादातर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले इन तबकों को अपने अपने अनुशासन में बांध रखा है। उससे छूटने के लिए उनको पार्टियों से अलग हटना पड़ेगा, जिसमें दिक्कत होती है, क्योंकि पार्टियां सत्ता में हिस्सा भी देती हैं, वो सब भी देती हैं। तो और फिर इसके बावजूद एक जेनजी तो भारत में है ही, तो उसके बारे में नितिन नवीन या दूसरे लोगों ने कहना शुरू किया कि तो संस्कारी जेनजी है। भाई ये तो संस्कारी है, हमारे यहाँ के लोग तो संस्कारी हैं, जेनजी भी संस्कारी है, ये लोग नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। ये सारी बात जो भारतीय जेनजी के बारे में कह रही थी, वो भी इस पूरे आंदोलन ने इसकी हवा निकाल दी। इससे ये पता लग गया है कि ये जो एक तरह तरह के तत्वों से मिला हुआ, इसमें केवल दो बातें समान हैं कि एक तो ये सोशल मीडिया का जम के इस्तेमाल करते हैं, दूसरे इनका उम्र मतलब जो है वो युवक है। दो बातें समान है, बाकी कुछ समान नहीं है इसमें। इनमें खुशहाल घरों के लड़के भी हैं, मध्यवर्गीय लड़के भी हैं, ऊंचे तबके के लोग भी हैं, और गरीबों की संख्या तो बहुत विकट है, निम्न मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा है। ये चीज किसी की पकड़ में नहीं आई है कि इस चीज से कैसे निपटे। राहुल गांधी भी जानते हैं कि ये कोई आसान तबका नहीं है, इसके साथ आप डील करें, इसीलिए वो उसको संबोधित तो लगातार करते हैं,
लेकिन आगे बढ़ के उसका आंदोलन करने की मोड में अभी नहीं आए हैं। वो यही चाहते हैं कि ये आंदोलन हो और फिर हम उस आंदोलन में हम भी भाग लें और पार्टियां भी उतरे उस आंदोलन में। तो राहुल गांधी भी अपनी तरफ से देखा जाए तो बहुत कुशलतापूर्वक ये सारे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहीं भी इस चीज में अपने आप को इम्प्लीकेट नहीं किया है राहुल गांधी ने। ये कोई छोटी मोटी कुशलता नहीं है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। ये एक ऐसी कुशलता है जिसको अभी बीजेपी ठीक से डिकोड नहीं कर पाई है। और अपने निजी संवादों में जो नरेंद्र मोदी अपने मित्रों वगैरह से करते हैं, नजदीकी लोगों से करते हैं, असावधानी की क्षणों में एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि ये आदमी बड़ा शातिर है। राहुल गांधी को कितना भी वो व्यंग व्यंग करते रहे, झूठों मूर्खों का सरदार कहते रहे या कुछ कहते रहे, वो अंदर अंदर मानते हैं कि ये आदमी बड़ा शातिर है। जो संविधान लेके घूम गए थे ना राहुल गांधी, तो उससे इनकी हवा निकल गई थी पूरी बीजेपी की, पूरी सारी तिकड़म गड़बड़ हो गई थी इनकी। तो अब ये राहुल गांधी बहुत होशियारी से सारे कदम उठा रहे हैं। वो आयुर्वेदिक इलाज भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसी आयुर्वेदिक इलाज में से कोई एलोपैथिक इलाज भी निकल आए, और जो उन्हें ना निकालना पड़े दूसरे लोग निकाल के उनको थमा दें। अब जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, कंगना रनौत वो तो कोई आप छोड़ ही दीजिए, उसको कुछ ज्यादा कोई मामला है ही नहीं। वो तो जो कह रही है उससे बीजेपी को नुकसान ही हो रहा है। जी वही खैर एक सर बस मैं आखिरी एकेडमिक सवाल पूछना चाहता था इधर सर। फिर से जब से ये राम मंदिर वाला और ये शुरू हुआ ये आंदोलन, फिर से बार बार ये भाजपा कह रही है कि देखिए राजनीति का विषय नहीं है। सर ये ऐसा क्यों होता है कि जो भी सत्ता में होता है वो किसी भी मुद्दे को बोलता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और विपक्ष भले ही वो हर छोटी मोटी चीज पे दिन भर राजनीति करते रहे, लेकिन कहता यही है कि राजनीति का विषय नहीं है। तो सर किसी भी विषय पर, इन विषयों पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्ष कोई गलत काम कर रहा है? हर विषय राजनीति का विषय है। मैं तो उस तरह के लोगों के बीच में पिछले 20-25 साल में लिखा पढ़ा हूं जो कहते हैं कि कल्चर की भी एक पॉलिटिक्स होती है, साहित्य की भी एक पॉलिटिक्स होती है, घरेलू संबंधों की भी एक राजनीति होती है, स्त्री पुरुष के संबंधों की राजनीति होती है, व्यक्तिगत प्रेम की भी राजनीति होती है, बाप बेटे के संबंधों में भी एक राजनीति होती है, सब में राजनीति होती है। पॉलिटिक्स से कोई भी वो नहीं है। अच्छा, जब वो कहते हैं कि राजनीति मत करो, इसका मतलब है कि इसमें आप चुनावी दांव मत मारिए इसके अंदर। तो वो राहुल गांधी ने इसमें दिखाया है करके। राहुल गांधी ने जो अपनी छात्रों के गूंज कार्यक्रम किए हैं, भाजपा उनके बारे में नहीं कह पाई कि ये राजनीति कर रहे हैं। तो वो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से कुछ करें। और ये तो खैर सत्ताधारी लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए कहते हैं कि आप इसमें राजनीति मत कीजिए। वो जो कर रहे हैं वो राष्ट्रनीति है, बाकी सब लोग कर रहे हैं वो राजनीति है। वो चीज बनती नहीं है। जो भी सत्ता में होता है वो ये करता है। जी तो सर आज का एपिसोड मैं यही खत्म करूंगा। और बॉम्बे में सर कहते हैं कि येड़ा बन के पेड़ा खाता है, तो शायद राहुल गांधी वही शातिर आदमी है जो येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। और खैर नरेंद्र मोदी ऐसे एक अच्छी टिप्पणी है आपकी, ये भी टिप्पणी अच्छी जी। तो नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो शायद कुछ अलग करना होगा राहुल गांधी को। बहरहाल हमारी इस राजनीति पे नजर बनी है। बड़ी अच्छी बात कही है कि बीजेपी की मशीन तो पुरानी हो गई है, वो बोल रहे। जी जी हाँ, मतलब बीजेपी की जो मशीन है वो है तो बड़ी प्रभावशाली, बहुत जीत भी चुकी है, लेकिन अब शायद वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। ये बात भी कही गई है एक। इस पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है बीजेपी परिस्थिति के मुताबिक अपना नवीकरण नहीं कर पाई है, या जिन तरीकों से वो सत्ता में बने रहने चाहते हैं वो शायद तरीके तकनीकें पुरानी होती जा रही हैं, नई तकनीकें ढूंढनी होंगी। तो सर आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।